अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सी। आज हम फिजिक्स 101 का लेक्चर नंबर 29 पढ़ेंगे। लेक्चर 29, अल्टरनेटिंग करंट। करंट्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है अल्टरनेटिंग और एक होता है डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट को हम एसी कहते हैं और डायरेक्ट करंट को हम डीसी कहते हैं। डायरेक्ट करंट एक ही डायरेक्शन में होता है, उसकी एक स्ट्रेट लाइन होती है, जबकि अल्टरनेटिंग करंट की पॉजिटिव और नेगेटिव पीक्स होती हैं। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। अल्टरनेटिंग करंट AC इज द करंट दैट फ्लोज फर्स्ट इन वन डायरेक्शन अलोंग अ वायर एंड देन इन द रिवर्स डायरेक्शन, यानी एक कह लें अगर पॉजिटिव है तो दूसरी नेगेटिव। द मोस्ट कॉमन AC is sinusoidal in which the current voltage follows a sine function, यानी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन, उसको ये फॉलो करता है। जैसा वेव पैटर्न साइन वेव्स का होता है, इसी तरह इसका होता है, इसलिए हम इसको साइनोसाइडल भी कहते हैं। एज इन द ग्राफ बिलो, ये जो ग्राफ शो कराया हो, द एवरेज वैल्यू इज जीरो। एवरेज वैल्यू जीरो इसलिए होती है क्योंकि जितना इसकी पॉजिटिव साइड पे पीक होती है उतनी ही नेगेटिव साइड पे होती है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं, जो कि आंसर हमारे पास देता है जीरो। बिकॉज द करंट फ्लोज फॉर द सेम टाइम इन वन डायरेक्शन एज इन द अदर। However, scale of any AC wave is always positive. जाहिर है पॉजिटिव का आंसर जो स्केल है वो भी पॉजिटिव होता है और नेगेटिव का स्केल भी पॉजिटिव होता है, तो ओवरऑल इसका जो स्केल होगा वो पॉजिटिव होगा, तो उसका एवरेज जीरो नहीं होता। एज वी शैल सी, अपॉन एवरेजिंग द स्केल वी गेट हाफ द स्केल ऑफ द पीक वैल्यू। ये देखें, ये इसकी अपनी थी वेव और ये है इसके स्केल लेने से आया। The calculation follows if there is a sine wave of amplitude equal to 1 and frequency omega. Omega is equal to 2 pi over t, with t is equal to time period. And then the scared amplitude is sine square omega t and its average is, ये sine square omega t का ये फॉर्मूला होता है, is equal 1 over t integral 0 to t dt sine square omega t is equal to 1 over t integral 0 to t dt। ये साइंस की ओमेगा टी की जगह 1 - cos 2 omega t/2 भी हम लिख सकते हैं, वो यहाँ पे लिखा है। ये साइंस के जो ये वैल्यू ली हुई है, ये 1/2 आती है। टेकिंग द स्केयर रूट गिव्स द रूट मीन स्केयर वैल्यू एज, अब इसका स्केयर रूट ले लेंगे तो 1/√2 of the maximum value. Of course, it doesn't matter whether this is of voltage or current. E root means square is equal to square root E mean square over 2 is equal to E mean over square root 2 is equal to 0.707 mean value। इसी तरह करंट का भी निकालेंगे तो 0.707 मीन वैल्यू के, एक होती है मीन वैल्यू। मीन वैल्यू पे क्योंकि एवरेज जीरो होता है, तो हम उसके एक एवरेज को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मीन का स्केयर लेते हैं और फिर उसका स्केयर रूट ले लेते हैं। तो रूट मीन स्केयर वैल्यू जो होती है वो हम इसलिए कैलकुलेट करते हैं क्योंकि हमने इसकी इफेक्टिव वैल्यू चेक करनी होती है, और इफेक्टिव वैल्यू हमें रूट मीन स्केयर से ही मिलती है, वरना एवरेज जो है इसका जीरो होता है। एग्जैक्टली द सेम रिजल्ट आर ऑब्टेन फॉर कोसाइन वेव। दिस इज व्हाट वन एक्सपेक्ट सिंस द डिफरेंस बिटवीन साइन एंड कोसाइन इज ओनली दैट वन स्टार्ट्स अर्लियर देन द अदर, क्योंकि उनका वेव फंक्शन एक तरह का ही होता है, लेकिन एक कहने पहले शुरू होता है और एक बाद में शुरू होता है। नाउ आप नेक्स्ट पॉइंट, हमने फैराडे लॉ पहले चैप्टर में भी पढ़ा कि क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट जो है या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है, ईएमएफ जो है वो प्रोड्यूस होता है। और हमने लेंजेस लॉ से पढ़ा था कि वो जो प्रोड्यूस ईएमएफ होता है वो अपने आप को अपोज करने की कोशिश करता है, तो साइन नेगेटिव साइन आता है। तो वही चीज यहाँ पे AC इज जनरेटेड, यानी अल्टरनेटिंग करंट इज जनरेटेड बाय अ कॉइल रोटेटिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, यानी ये कॉइल है, हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करा रहे हैं, तो उसमें क्या है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है। वी नो फ्रॉम फैराडेज लॉ E is equal to minus d phi b over dt that a changing magnetic flux gives rise to an EMF. Imagine a magnetic field and coil of area A rotating with the frequency omega, so that the flux through coil at any instant of time is phi b is equal to d a cos of omega t.
then the induced EMF is equal to BA ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये आपने चीजें पिछले चैप्टर में भी थोड़ी सी पढ़ी थी। इसका आगे यूज बताना था हमने बेसिकली, इसीलिए ये पॉइंट को इधर दोबारा ऐड किया। यूज इसका किधर होता है? ट्रांसफार्मर्स में। ट्रांसफार्मर भी आपने मैट्रिक और इंटर में पहले पढ़े होंगे। उसमें क्या होता है कि हमने दो कॉइल्स ली होती हैं, एक के अंदर हमने बैटरी लगाई होती है, क्या कह लें, एक को हमने अल्टरनेटिंग करंट सोर्स दिया होता है, और उसके अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कराते हैं। जब उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो या क्या लें कि उसके ऑन होने से या ऑफ होने से एक और हमने वहाँ कॉइल लगाई होती है, उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है। उसकी मदद से है कह लें कि ईएमएफ इंड्यूस होता है, वो हम बेनिफिशियल होता है हमारे लिए, करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये हमने दो जो इकट्ठी लगाई है, सारे सेटअप को हम कहते हैं ट्रांसफार्मर। जिसके अंदर हमने खुद से करंट प्रोवाइड किया होता है उसको हम प्राइमरी सर्किट या प्राइमरी कॉइल कहते हैं, और जिसके अंदर हम इंड्यूस करा रहे होते हैं हम उसको सेकेंडरी सर्किट या सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। AC is particularly useful because transformer make it possible to step up or step down voltages। ऐसे होता है कि जो हमारी मेन इलेक्ट्रिसिटी आ रही होती है वापडा वाली साइड से, वो तो 600-700 वोल्टेज आ रहे होते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा वोल्टेज हाई होता है उतना ही करंट डिसिपेशन या वोल्टेज डिसिपेशन या पावर डिसिपेशन कम होती है। जबकि हमने जो हमारी मेन सप्लाई होती है घरों की, उसमें 220 से लेके 250 या कह 220 से लेके 250 वोल्टेज तक हमें करंट चाहिए होता है। तो क्या होता है, यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा होता है। इसी तरह घर के अंदर भी हमारे जितने भी अप्लायंसेस हैं, हर किसी को कम वोल्टेज चाहिए होती है, किसी को ज्यादा वोल्टेज चाहिए होती है। कुछ चीजें तो हैं वो सिर्फ 3 वोल्ट पे चलनी होती है, कोई 10 वोल्ट पे चलनी है, कोई 100 वोल्ट पे चलनी है। तो हर चीज के अंदर एक अपना स्टेप अप या स्टेप डाउन छोटा सा ट्रांसफार्मर लगा होता है। और जिनको जरूरत नहीं होती, जिनको बेसिक 220 ही चाहिए होता है, उसको उसके अंदर सिंपल कोई इस तरह का कनेक्शन नहीं होता। तो अल्टरनेटिंग करंट इसीलिए मोस्ट यूजफुल होता है, और पाकिस्तान में मोस्टली यही यूज किया जाता है। The basic transformer consists of two coils, the primary and secondary, both wrapped around a core, typically iron, that enhances the magnetic field। क्योंकि आयरन की अपनी भी मैग्नेटिक फील्ड होती है। Suppose that the flux in the core phi and its rate of change is del curly phi by curly t। Call the number of turns of the primary and the secondary NP and NS। n number of turns को कहते हैं P primary से और S secondary के लिए respectively। Then from the Faraday's law the primary EMF is EP is equal to minus NP curly phi over curly t, and the secondary EMF is ES is equal to minus NS curly phi over curly t। The ratio is EP over ES is equal to NP over NS. So the secondary EMF is ES is equal to NS over NP EP। If NS over NP is less than 1, then it is called step down transformer because secondary voltage is less than the input। As it is a स्टेप अप ट्रांसफार्मर, बोथ टाइप्स आर यूज, दोनों की ही इस्तेमाल करते हैं। कहीं पे हमने स्टेप अप करना होता है, कहीं पे हमने स्टेप डाउन करना होता है। इफ दिस इज अ लॉसलेस ट्रांसफार्मर, यानी उसका पावर डिसिपेशन मिनिमम हो, एंड द गुड ट्रांसफार्मर आर 99% लॉसलेस, यानी 1% तो लॉस हो ही जाती है पावर, इतना चलता है। क्योंकि जिस वायर के अंदर से करंट पास हो रहा होता है वो हीटअप होती है, तो उससे करंट जाया होता है। देन द इनपुट पावर मस्ट इक्वल टू आउटपुट पावर। तो पी पावर आउटपुट इज इक्वल टू पावर इनपुट पावर के जो हमें पी आई होता है ना, तो यहाँ पे ईएमएफ यूज कर रहे हैं, तो ईपी आईपी इज इक्वल टू एस आई एस। फ्रॉम अबव दिस शोज दैट द रेशियो ऑफ करंट इज आई एस इज इक्वल टू एनपी और एन एस आई पी। Whatever the size, shape or size of a current carrying loop, the magnetic flux that passes through it is proportional to the current, pi directly proportional। करंट क्या होता है, यानी I की इंडक्टेंस
अब हम दो तरह की यहाँ टर्मिनोलॉजीज होती हैं, एक होती है म्यूचुअल इंडक्शन और एक होती है सेल्फ इंडक्टेंस। म्यूचुअल वो होती है कि एक कॉइल में करंट चेंज कर रहे हैं हम या वोल्टेज चेंज कर रहे हैं, तो किसी दूसरी कॉइल में वो चीज प्रोड्यूस हो रही है, ईएमएफ। जैसे इस केस में ट्रांसफार्मर में क्या है कि ये ट्रांसफार्मर है, इसमें हमने इस वाली चीज का प्राइमरी सर्किट को चेंज किया, तो ये जो सेकेंडरी सर्किट है इसके अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है, तो ये कहते हैं हम इसको म्यूचुअल इंडक्शन। अब अगर एक ही सर्किट है, उसी के अंदर ये चीजें आ रही हैं, मतलब जो प्राइमरी सर्किट है, एक ही सर्किट हम यूज कर रहे हैं, उसके अंदर ही ईएमएफ इंड्यूस हुई है, तो वो होती है सेल्फ इंडक्टेंस। तो इंडक्टेंस एक चीज है कि उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है इंड्यूस होने से। और उसके आगे इसकी दो टाइप्स हैं। वट एवर द shape or the size of a current carrying loop, the magnetic flux that passes through it is proportional to the current phi directly proportional to I. The inductance L, called the self-inductance if there is only one coil, is the constant of proportionality in the relation phi is equal to Li. The unit of inductance is called Henry. 1 Henry is equal to 1 Tesla meter square per ampere. Note that inductance, like capacitance, is purely geometrical and depends upon the shape and size of wires. It does not depend on current. Now next, let us calculate inductance of a coil wound with n turns per unit length. As calculated earlier, बी फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड इज बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, या पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, एंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू एन टर्न्स ऑफ द कॉइल ऑफ द लेंथ एल in area A is equal to n phi, B is equal to nl into BA is equal to mu naught n square IAL. From the definition, we find L is equal to n phi B over I is equal to mu naught n square LIA over I is equal to mu naught n square LA. The inductance of a long solenoid. Solenoid क्या होती है? Solenoid आप पहले भी पढ़ चुके होंगे कि एक कॉइल होती है और उसके अंदर से करंट पास हो रहा होता है, और उस करंट पास होने की वजह से उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रही होती है, तो उस कॉइल को हम कहते हैं सोलेनोइड। एग्जाम्पल, फाइंड द इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल विथ 3500 टर्न्स, लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर। ये इसके अंदर फॉर्मूला हम लगा देंगे और इसके वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो फॉर्मूला जो है, ये जो 4 × 10⁻⁷ है, ये म्यू नोट का फॉर्मूला है, और ये टेस्ला मीटर पर एम्पियर ये इसके यूनिट है, और बाकी जस्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट की हुई है और कुछ नहीं किया हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन द करंट चेंजेस थ्रू एन इंडक्टर। एक इंडक्टर है, जैसे एक रेजिस्टर होता है, कैपेसिटर होता है, इसी तरह एक इंडक्टर होता है। अब उसके अंदर जब करंट चेंज हो रहा है, तो हमें पता है कि पैराडेला हमें ये कहता है कि उसके अंदर आई जो है ईएमएफ जो है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो इंड्यूस होगी, और वो जो इंड्यूस होगी उसका ये फॉर्मूला है -d∅b/dt इज इक्वल टू माइनस इंटू d Li/dt इज इक्वल टू -L/di/dt. Let us use this to calculate the current through circuit. Use here, show here, where a resistor is present, then by using Kirchhoff voltage law. हमने Kirchhoff voltage law यहाँ पे लगाएंगे। हमें पता है कि ये चीज जो है, एक इसका वोल्टेज आएगा ई, इसके अराउंड आई आर, और इसके अराउंड हमें पता है ये कैलकुलेट किया होता है हमने, तो वो ये आ जाएगा। तो ई आई इज इक्वल टू आई स्केयर आर प्लस LI/di/dt. In words, the power expended by the battery equals energy dissipated in the resistor plus work done on inductor. Before we go on the AC, या alternating current case, suppose that we suddenly connect a battery to an inductor. So the voltage suddenly increase from 0 to E across the circuit. Then हमें पता है LDI/dt plus IR is equal to E, ये अभी हमने पीछे पढ़ा है सोल्यूशन। ये इंडक्टर का डायरेक्ट यहाँ पे आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, क्योंकि आपके नोट्स में इस तरह डायरेक्टली प्रोवाइड किया है। तो करंट जो होता है E/R × 1 - E,
की पावर टी माइनस टी ओवर टा ये होता है, where टा is equal to L over R. You can easily see that this true using di over dt is equal to E over R 1 over ta E minus t over ta. The solution shows that the current increases from 0 to maximum of E over R, that given by Ohm's law. We need to pay a little attention to time constant ta, which is time after which the constant approaches 63% of its final value. Unit star is equal to L over R is equal to Henry over Ohm. ये डिफरेंट इसकी यूनिट कन्वर्सेशन दी हुई है, ये कन्वर्जन दी हुई है कि कैसे कैसे इसके बराबर आते हैं। टा जो है टाइम है, तो टाइम का सेकंड ही यूनिट होता है। Note that when t is equal to ta, then I is equal to e over r into 1 minus e to the power minus 1 is equal to e over r into 1 minus 0.37, yes 0.63 of e over r। यानी 63% जो होता है ये अपने आप को चार्ज करता है, और फिर उसके बाद वापस से इस तरह ये इसमें से करंट पास होने शुरू हो जाएगा। When we pass current through an inductor, a changing magnetic field is produced. This is why Faraday's law induces an EMF across the coil. So work has to be done to force the current through. How much work? The power or rate of doing work is EMF into current. Let U be the work done in passing current, then dUB over dt is equal to L di over dt into I is equal to Li di over dt. Let us integrate dUB is equal to Li di, then ये यहाँ से QB is equal to half Li square. Okay, this is the important result. It tells us that an inductor L carrying current I requires the work half Li square. By conversion of energy, this is also energy stored in inductor. Compare this result with the U is equal to half C square for capacitor. Notice that C approaches to L and V approaches to I. Let us use the result derived earlier for the inductance of a solenoid and the magnetic field in it. L is equal to mu naught N square La, and the B is equal to mu naught Ni. Putting this into UB is equal to half Li square gives UB is equal to half into mu naught N square La into B over mu naught Na the whole square. Divide the energy by the volume of the solenoid. UB over volume is equal to B square over 2 mu naught. This directly gives the energy density contained in a magnetic field. नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशन इन एलसी सर्किट, यानी एक ऐसा सर्किट है जिसके अंदर इंडक्टर भी लगा हुआ है और कैपेसिटर भी लगा हुआ है। वी नो दैट एनर्जी कैन बी स्टोर्ड इन कैपेसिटर एज वेल एज इन इंडक्टर। व्हाट हैपेंस व्हेन वी कनेक्ट देम टुगेदर एंड पुट some charge on the capacitor? If this charge is created a current that transfer energy to inductor. The total energy remains constant. Of course, U is equal to UB over plus UE। तो हमें पता है इसकी हाफ स्केयर होती है और इसकी हाफ क्यू स्केयर ओवर सी होती है, ये कांस्टेंट है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये इसकी इक्वेशन आ गई। ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू 1 ओवर एल सी। तो ये इसकी एक इक्वेशन, वी हैव सीन दिस इक्वेशन मेनी टाइम्स अर्लियर। द सॉल्यूशन इज क्यू इज इक्वल टू क्यू एम cos ओमेगा टी। द इम्पोर्टेंट रिजल्ट हियर इज दैट द चेंज result that charge, current, or voltage will oscillate with frequency omega is equal to square root half LC. This oscillation will go on forever if there is no resistance in the circuit। यानी just एक LC सर्किट है जिसमें इंडक्टर और करंट लगा है, और सॉरी इंडक्टर और कैपेसिटर लगा हुआ है। ये चैप्टर यहाँ पे एंड होता है। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई हुई हो, आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दें इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।